हैं जी, स्टार्ट करते हैं। और फाइनली आप लोगों का पीआरसी हो गया। कितने टाइम लगे पीआरसी में? तीन दफ़ा पेपर? तीन पेपर मैंने कहा 3 दफ़ा पेपर दिया था। अच्छा, एक दफ़ा 3 पेपर दिए, उसके बाद 2। इट मीन्स हाँ ठीक है। तो पहली अटैम्प्ट थी आपकी नवंबर और फिर जनवरी। हाँ भाई, उधर भी पास हो गया। मतलब आप सारे वो हैं जो सितंबर के बाद आए हैं पीआरसी में और जनवरी में क्लियर कर लिया, वैसे ही है। तो पीआरसी की सफ़र तो बड़ा अच्छा रहता है आप लोगों का। एमसीक्यूज़ करते हैं और मजाक में पास भी हो जाते हैं। क्लासें बंक की होती हैं, आए नहीं होते, और काफ़ी नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जो आप अपना इंटरमीडिएट वाला लेके चल रहे होते हैं। बट चूंकि जब आप कैफ में आते हैं तो कैफ में फिर आपको थोड़ी सी सीरियसनेस जो है वो रिक्वायर होती है, जिसको आपने टेकअप करना है और आपका पेपर पास हो जाता है। देखिए, अभी चूंकि आप नए नए कैफ़ में आए हैं, आपको कोई सुहाने ख्वाब भी दिखाए जाएंगे, कोई सब्ज़ बाग दिखाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, कुछ लोग गाइड करेंगे, कुछ लोग मिस गाइड करेंगे। आपको हर तरह के लोग मिलने वाले हैं अगले 1 से 1.5 साल में। आपने अपने आप को इस तरह के लोगों से बचा के आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है और आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। अभी आप लोगों को पता है कि स्कीम के रोले पड़े हुए हैं, स्कीम आती है या नहीं आती वो हमारे लिए अभी इररेलेवेंट है। स्कीम आए या स्कीम ना आए, आपको पता है कि आपके पास पेपर कितने हैं कैफ में? कैफ में आपके पास टोटल कितने पेपर हैं? 8 पेपर है। आपका जो सीयर नंबर है आपने अब अप्लाई करना है आई कैप में, और आपको सीयर इशू जो है वो इस महीने अप्लाई करेंगे तो आपको मार्च के स्टार्टिंग में आपका नंबर आ जाएगा, सीयर नंबर। इसका मतलब आपका एफटीएस जो है नंबर लेटेस्ट होगा जो मार्च से शुरू होने, ठीक है। और आप लोगों की पहली अटैम्प्ट जो बन रही है वो कौन सी बन रही है? सितंबर की। तो सितंबर में आपने अपने पेपर जो है वो अपेयर करने हैं। अब आपने अपना कैफ बहुत ही ध्यान से प्लान करना है, बिकॉज एक चीज़ तो फैक्ट है, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस दफ़ा पीआरसी के सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हिस्टोरिकल आई कैप में, डैट वाज मोर देन 1000। इस दफ़ा जिन लोगों ने सीए क्वालिफाई किया है वो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा है, 400 प्लस है। कैफ जितने बच्चों का इस दफ़ा पास हुआ था वो भी 1500 प्लस बच्चे थे। तो इसका मतलब मार्केट में बच्चे पेपर पास करना शुरू हो गए हैं। आपने इसी मार्केट में अब आप देखें कि पीआरसी में आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी। आपकी असल जर्नी जो सीए की स्टार्ट हुई है वो अब हुई है। आपने शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है, अब चीज़ों को कवर भी करना है। अब आप देखें, आपका चूंकि ये लॉन्ग बैच है और लॉन्ग बैच को इसलिए हमने आपके लिए प्लान किया था ताकि हम इफ़ेक्टिवली इसको लेकर चल सकें और आपके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पेपर जो है वो पास हो सके। आज डेट क्या है? फरवरी। हमारे पास फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त। कितने महीने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास तकरीबन ये रिज़ल्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले कितने महीने हैं? 7 महीने हैं जिसमें आपने इन चीज़ों को टेकअप करना है। अब ये 7 महीने में अगर आप अपने आप को कंपेयर करें उन कैफ के स्टूडेंट से जो मार्च में पेपर स्टार्ट करेंगे, और उनके पास मार्च में पेपर स्टार्ट तो होने भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर रमज़ान का फैक्टर होना है, जितनी भी क्लासेस प्री की हैं वो स्टार्ट ही अप्रैल से होनी है। तो उनके पास टाइम क्या होगा? आपकी निस्बत थोड़ा सा कम होगा। आपके पास टाइम क्या है? ज़्यादा है। इस ज़्यादा टाइम को आपने इफ़ेक्टिवली क्या करना है? यूटिलाइज़ करना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप कितने पेपर देंगे? आपने 4 पेपर्स में अपेयर होना ही होना है। दैट इज़ योर एफर्ट्स,
ये आपकी कोशिश, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और हमारी भी कोशिश है कि 4 पेपर में ही आप अपेयर दें, बिकॉज आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम कम नहीं है। आपके पास पीआरसी में तो 2 महीने होते हैं। देखा जाए अभी आप में से जिनसे मैंने पूछा है उसने ऑन एवरेज उसकी पहली अटैम्प्ट नवंबर की थी, इसका मतलब उसने स्टार्ट सितंबर में किया था और जनवरी में क्वालिफाई किया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब उसने इफेक्टिवली 4 महीने पढ़ा है, इफेक्टिव 4 महीने पढ़ा है और उसने 5 पेपर निकालने हैं। तो अगर आप पीआरसी में वो अपना एक नॉन सीरियस एटीट्यूड लेके भी 4 महीने में 5 पेपर निकाल सकते हो, तो बिलीव करें यहाँ पे थोड़ी सी आप सीरियसनेस लेके आएंगे, आपकी पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर जो है वो निकल सकते हैं। अगर 4 पेपर आपके निकल गए तो बिलीव करें आपका अगली जो अटैम्प्ट आएगी वो कौन सी होगी, मार्च 2026 की। मोस्ट लाइकली होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ये पेपर जो है वो कैफ इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता तो आप मैक्सिमम जो है वो किस अटेम्प्ट तक कैफ क्वालिफाई कर लेंगे, सितंबर 2026 तक। ऐसे ही है, बिकॉज अभी हम प्लान किसका कर रहे हैं, सितंबर 2025 का, जिसमें आप कितने पेपर्स दे रहे हैं, जिसमें आप 4 पेपर्स दे रहे हैं। तो अगर आप 4 यहाँ पे देते हैं और आप वाकई आपको पढ़ना आ जाता है और आप 4 पेपर यहाँ पे दे देते हैं, तो टेक्निकली आपने 2 अटेम्प्ट्स में क्या कर लिया, कैफ क्वालिफाई कर लिया। आप कहते हैं नहीं कोई भी मिस हैप हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप 4 देते हैं, 3 पेपर यहाँ पास होते हैं, 3 पेपर यहाँ पास होते हैं, तो आप 3 यहाँ करते हैं और 2 पेपर यहाँ पास कर लेते हैं। फिर भी अगर आपका कोई खुदा ना खासा पेपर रह जाता है तो आप मैक्सिमम कब तक क्वालिफाई कर रहे हैं, सितंबर 2026। आपको कैफ क्वालिफाई करने में कितना साल लगेगा, 1.5 ईयर्स। जब आपका 1.5 साल में कैफ क्वालिफाई हो गया तो क्या आपके लिए आगे इंडक्शन फॉर्म्स की प्रॉब्लमेटिक होगी, नहीं होगी। आप अक्सर सुनते हैं कि जी वो आर्टिकल्स नहीं मिलते, फॉर्म नहीं मिलती, ये नहीं है वो नहीं है। जब ये बच्चे कह रहे होते हैं आपने कभी उनसे पूछना है कि आप इन फॉर्म्स के मेरिट्स पे आते हो, क्योंकि फॉर्म्स में जो बिग 4 हैं या टॉप 10 में, इनमें कल्चर होता है मेरिट्स का। आप अगर उतरते हैं मेरिट पे तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगले 1 साल इज़ द लाइक जहादी कोशिश हो सकती है, लेकिन 1.5 साल मैक्सिमम अगर आपका कैफ क्वालिफाई हो जाता है और हो भी जाएगा तो यकीन माने आपको अच्छी फॉर्म भी मिल जाएगी, आपके आर्टिकल्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। आप इसको इस तरह देखें, आपको पता है जब आप आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी स्टाइपेंड से, आप अपनी अर्निंग से सिर्फ 1.5 साल की दूरी के ऊपर है या 1 साल की दूरी के ऊपर, आपके माइंड में ये होना चाहिए। हर गुजरता दिन जो है वो आपको आपके स्टाइपेंड के करीब लेके जा रहा है। अगर आप इस प्रोसेस लेके चलेंगे, आपको एक तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा और आपके पेपर भी पास होंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने का कंपटीशन आपके अपने साथ है। आपने अपने साथ क्या करना है, compete करना है। आपने अपने खुद के गोल सेट करने हैं। आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उसको आपने देखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ भाई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं 1.5 साल में कैफ करना, हो सकता है, ईजी है, ईजी इन द दैट सेंस कि मैनेजेबल है। 1 साल में कैफ करना भी शॉर्ट टर्म गोल है, मैनेजेबल बट एफर्ट रिक्वायर होगी, ये शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि 25 में शुरू किया है आपने कैफ और 2030 में आपका क्या होना चाहिए, आप ACA होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, 5 साल की तैयारी यही होनी चाहिए आप। तो आपने अपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इस तरह से ही लेके चलना है। यकीन माने ये 1-1.5 साल की एफर्ट कर लेंगे, आपके जब जैसे ही आर्टिकल्स मिलेंगे आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। ड्यूरिंग आर्टिकल्स क्वालिफाई कर जाओगे आप लोग, यहाँ पे आपने देखना है। आप देखें आप लोग जब CA में आए थे, अब अपने माइंड में क्या सोच लेके आए थे, आपके क्या ख्वाब थे,
घर वालों को सपोर्ट करना है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, पैसे कमाने हैं, काम करना है, अपलिफ्ट करना है अपने आप को, फैमिली को, भाइयों को, माँ बाप को सपोर्ट करना है, वो सारे अपने ख्वाब जो आप देख के आए थे ना, वो जो आपको पता है, एक तो वो ख्वाब थे जो आपको बेचे गए फ्रंट ऑफिसर्स ने कि जी आप सीए में आएंगे, 5 लाख मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ऑडी मिलेगी, घर मिलेगा, शादी हो जाएगी, एक वो है जो उन्होंने बेचे हुए हैं, एक वो है जो आपके माइंड में है जिसको लेके आप सीए में आए थे कि यार मैंने ये सब कुछ अचीव करना है। उनको एक पेपर पर नोट डाउन लिखे कि भाई ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है, अपने आप को टारगेट दे, अपने पेपर जो हैं वो क्या करें, पास करें। यकीन माने सीए में ज़हीन होना इज़ नॉट द सोल रीज़न कि आप पास कर सकते हो। बड़े बड़े ज़हीन बच्चे रुलते देखे हुए। सीए में पास करना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट हो जाए ना, कैफ में, ख़ासतौर पर कैफ में, पीआरसी में तो तुक्के लग गए हैं, असाइनमेंट्स कर करके पास होकर चले गए हैं, लेकिन कैफ में सिर्फ आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। रोज़ का काम रोज़ करेंगे, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अभी चूँकि हम ग्रुप ए में हैं और ग्रुप ए में इस वक्त चूँकि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के पंगे पड़े हुए हैं, हम अभी इसको टेकअप करते हैं ओल्ड स्कीम के पर्सपेक्टिव पे। ओल्ड स्कीम के मुताबिक आपकी स्प्रिंग ऑटम 25 की अटैम्प्ट जो है हम एज्यूम कर रहे हैं वही हो रही है, अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसका मतलब ग्रुप ए में कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास कैफ 1 है जिसे हम कहते हैं FAR1, आपके पास आ जाएगा कैफ 2 जिसको हम कहते हैं टैक्स, आपके पास आ जाएगा कैफ 3 जिसको आप कहते हैं CMA, आपके पास आ जाएगा कैफ 4 जिसको आप कहते हैं बिजनेस लॉ। ये है ओल्ड स्कीम, ठीक है। अब जब हम न्यू स्कीम की बात करते हैं तो न्यू स्कीम में आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे कैफ 1 जिसको आप कहते हैं FAR1, कैफ 2 जिसको आप कहते हैं टैक्स, कैफ 3 ये डाटा सिस्टम रिस्क है, कैफ 4 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कैफ 5 जो है वो होगा आपका FAR2, कैफ 6 जो है वो होगा MFA, कैफ 7 जो है वो होगा मैनेजरियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कैफ 8 जो है वो होगा आपका ऑडिट एंड इंश्योरेंस। ये है आपके पास नई स्कीम और ओल्ड स्कीम। है अभी तक यही कि आपके जो पेपर्स हैं वो किसके मुताबिक हो रहे हैं, ओल्ड स्कीम के मुताबिक हो रहे हैं। अब ये स्कीम एज ऑफ नाउ इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग बैच इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट पास हो जाते हैं, अगर का मतलब नहीं ये करने हैं, ये 4 सब्जेक्ट आपने पास करने हैं, और ये स्कीम जो है ये स्प्रिंग 26 में तो कंफर्म एप्लीकेबल हो जानी है, मतलब ये वाली अटैम्प्ट तो कंफर्म न्यू स्कीम के मुताबिक ही होनी है। अगर आप सितंबर 25 में ये 4 पेपर पास कर जाते हैं, आपको बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। ये 4 पेपर पास करने के बाद पता है आपको सितंबर 26 में कितने पेपर देने पड़ेंगे। आपको देना पड़ेगा एक पेपर ये ऑडिट का, एक पेपर देना पड़ेगा आपको MFA का, एक पेपर देना पड़ेगा आपको R2 का, और जो ये बिजनेस लॉ वाला पेपर है इसमें देना पड़ेगा आपको कंपनी का सिर्फ कितना 50 मार्क्स वाला, 100 वाला नहीं, कितना 50 मार्क्स वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 4 पेपर आपके अगर इस सितंबर 25 में पास हो जाए, आपको कितने पेपर की माफ़ी मिलेगी। आपका एक ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2, 3 और ये कितने हो गए 0.5, 3.5 पेपर ये, और एक आपका ये, आपके 4.5 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे 4 पेपर पास करते हैं। तो इसलिए ये लॉन्ग बैच में इन 4 पेपर को ग्रुप ए को क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका जो नया पेपर आना है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये आपको देना नहीं पड़ेगा, उसने क्या करना है कि अपने आप को एग्जाम्प्ट डिक्लेयर कर देना है। तो अगर आप खुद देखें, अगर आपके 4 पेपर यहाँ पे पास हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितने पेपर रह गए हैं। अगर आपके 4 पेपर पास होते हैं, आपके पास ऑडिट है, आपके पास FAR2 है, आपके पास MFA है, ये 3 बड़े पेपर हैं,
और एक आपके पास कंपनी लॉ है जो कितने मार्क्स का है, सिर्फ 50 मार्क्स का है। वो बच्चा जिसने अब 4 पेपर पास किए हैं, क्या वो अगली अटेम्प्ट में 3.5 पेपर पास नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, इजीली हो जाएगा। तो भाई इसलिए कह रहा हूं कि आप एज ऑफ नाउ एक बहुत ही गोल्डन टाइम में एंटर हो रहे हैं कैफ में, कि जहां पे आपको थोड़ा सा सीरियस होंगे तो आपका पेपर जो है, एक तो वो पास हो सकते हैं, आपको स्कीम के एडवांटेज मिल जाएंगे, आपको पेपर्स के एडवांटेज मिल जाएंगे, और मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम कैफ जो है वो हो जाएगा। अभी क्या था कि 4 पेपर यहां पास करो, 4 यहां करो, जो मुश्किल लग रहा था यार कैसे होंगे। लेकिन आप देखिए 4 यहां पास करोगे तो फिर 4 नहीं करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे? तो भाई 50 नंबर का सील हुआ है, कितने चाहिए? 25। 7 चैप्टर होंगे, इतने चैप्टर है, 7 चैप्टर, आपके 25 नंबर आराम से आ जाने। वो आप 1 महीना पढ़ेंगे ना, उससे ज़्यादा चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, I2B में, PRC में, उससे ज़्यादा चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे। वो इतना छोटा कंपनी लॉ है जिससे 50 नंबर का पेपर आएगा। MFA वैसे ही पास करना बड़ा आसान है। ये बस 2 सब्जेक्ट होंगे जो हम यहाँ पे आप क्लासेस लेके एफर्ट पुट कर रहे होंगे, आपका कैफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि टारगेट आपका मार्च 26 ही होना चाहिए, कि इस मार्च में आपका कैफ स्टार्ट हो रहा है, अगले मार्च में क्या हो गया, आपका कैफ क्लियर हो गया है। तो अगर ये हो जाता है तो भाई जाना चुप करके, अप्लाई करना KPMG में, अप्लाई करना फर्ग्यूसन में, अप्लाई करना डेलॉयट में, EY में, जितनी बड़ी फर्म्स हैं, आपको मेरिट के ऊपर क्या मिल जाएंगे, इंटर्नशिप मिल जाएंगे। क्यों? यू वर अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल 1000 बच्चा पास होगा, उसमें से 5-6 आप लोग ही होंगे जिसने 1 साल में कैफ जो है वो क्वालिफाई किया होगा। तो दिस इज द इफेक्टिव प्लानिंग जो क्या है आपको चाहिए होगी, आपने जो कैफ में ऑप्ट करनी है। अभी आप सारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, फुल टाइम स्टूडेंट है, क्योंकि काम तो नहीं करते, फुल टाइम स्टूडेंट है ना, पढ़ना ही काम है, पढ़ना ही काम है ना, और तो कुछ जिंदगी में काम नहीं। अब जिस बंदे का काम ही पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सिर्फ आपका एक काम है, क्या? पढ़ना। और भाई इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। मैं आपको बताता हूँ ये 4 सब्जेक्ट मैनेज करने कैसे हैं। यकीन माने, अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज किए हैं, शी विल कम, जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ टेक्स्ट में, हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसके भी पेपर हो गए हैं तो फ्री है, तो उसने आना है। शी विल गाइड यू कि उसने कैसे मेरिट सर्टिफिकेट लिया था, कैसे उसने टॉप किया था। फिर एक और बच्चे को मैंने मैसेज किया है, उसने आप ही की तरह 1.5 साल में कैफ क्वालिफाई किया, सेम 1.5 साल में। आप तो लॉन्ग बैच की सपोर्ट है ना, उसको लॉन्ग बैच की सपोर्ट भी नहीं थी, आप उसको देखिएगा। फिर मैंने एक और बच्चे को बुलाया, उसने 1 साल में कैफ क्वालिफाई किया, अगले वीक तक आ जाएंगे ये, आप इनकी कहानी सुनिएगा। जिसमें ये खास तौर पर 2 बच्ची हैं जिसके मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ है और जिसका ये 1.5 साल में कैफ क्वालिफाई हुआ है। आप उससे सुने, कहती है मैंने प्रॉपर लाइफ भी इंजॉय की है, मैंने हर चीज़ भी की है, फैमिली के इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, टाइम भी कंज्यूम किया है, सोशल मीडिया पे भी टाइम लगाया, रील्स भी देखी हैं, पढ़ाई भी की है, पेपर भी पास हुए हैं। उसने इफेक्टिवली मैनेज किया था। तो सीए आपको या स्टडी आपको ये कभी भी नहीं कहेगी कि आप संन्यास लेके बैठ जाएं, चिल्ले में बैठ गए और आपने किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, बोलेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा इफेक्टिवली चीज़ों को प्लान करके चलना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ज़रा देखते हैं इफेक्टिव प्लानिंग का क्या मतलब है, कि हम किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं क्लासेस के ड्यूरेशन के ऊपर। तो एक दिन में मैं मैक्सिमम बताता हूँ आपको कितना पढ़ने के लिए। आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? मेरे पास भी 24 ही होते हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। क्लास पर जैसे बात करते हैं 1 की, ये क्लास है हमारे पास 1 घंटे 15 मिनट की, ये क्लास टाइम है। टेक्स्ट कितने गए? 12:30 शुरू हुआ, कितने खत्म होगा? 1:45 पे। ये कितने किया है? 1 घंटा 15 मिनट के। फिर लॉ 1 घंटे का लॉ है आपके पास, 1 घंटे का। सीए में आपका आना है मार्च में, ये भी 1 घंटा 15 मिनट का। जरा ये 4 सब्जेक्ट मुझे टाइमिंग बताएं कितनी बनती है टोटल, बताएं। 4 घंटे
4 घंटे 45, ये 4 घंटे 45 मिनट तो क्लास टाइमिंग है। क्या कभी लेक्चर इतने मिनट का होगा 75 मिनट का? नहीं। ऑन एवरेज बताता हूँ, आप जिसकी मर्जी बात कर रहे हैं, ये बीलो 1 घंटे का है, इसका आपको मिलेगा लेक्चर ड्यूरेशन एवरेज 55 मिनट का। सीए में मिलेगा आपको लेक्चर ड्यूरेशन एवरेज 68 मिनट का, टेक्स्ट मिलेगा आपको 65 मिनट का, ये मिलेगा आपको तकरीबन 65 मिनट्स का। तो आपकी एवरेज ड्यूरेशन जो लेक्चर होगा, अभी देखना क्लास में आए थे तो कैमरा सेट करने में 10 मिनट लग गए हैं, टाइम वेस्ट हुआ ना। तो ये होगा डेली बेस के ऊपर। तो आपकी ड्यूरेशन क्या होगा लेक्चर की, कितने मिनट? 60, ये बना आपका 180 और 50 कितना बनता है? 230। क्या कितने मिनट बनते हैं? कैलकुलेटर नहीं लाए? करें कैलकुलेट। अभी तो क्यूएम पास किया फ्रेश आप लोगों ने, मोबाइल भी आपके पास नहीं होंगे। कुछ लेके आए हो तो जहाद करने आए हो, क्या चीज़ लेके आए हो पास? कुछ नहीं लाए तो निकाल ले। जब मैं लिख रहा हूँ सारे देख रहे हैं, हाँ अच्छा लिख रहा है, राइटिंग अच्छी है, मजे कर रहे हैं। 253 मिनट्स बनते हैं, इसको डिवाइड करो 60 पे कितने घंटे बनते हैं? ये बनेगा आपका 4.25 घंटे। इसका मतलब आप इन 4 की जो क्लासेस लेंगे ना टोटल, वो 4.25 घंटे की इफेक्टिव होंगी। हम इसको 4.25 घंटे ही लिखते हैं। आपने चले क्लास में आए हैं, बैठे हैं, आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ। आपने 4.25 घंटे की क्लासेस ली हैं। इफेक्टिवली बताना, अभी आप लोग पीआरसी पढ़ रहे थे, पीआरसी की आपकी एक दिन में क्लासेस क्या इतने घंटे की नहीं होती थी? 3-3.5 घंटे की तो होती थी ना। अगर 3 सब्जेक्ट भी थे 3.5 घंटे की होती थी। मेरी नहीं होती थी क्योंकि मैं लेट था। तो लेकिन ये है आपका क्लास ड्यूरेशन। अब बताता हूँ, जितना आपने पढ़ा है लॉ में, आपको सर ने बताया होगा कि भाई इतने घर पढ़ना है, आपने बताया होगा क्योंकि क्लास 50 मिनट की क्लास हुई है, आपने भी कितना पढ़ना है? 50 मिनट का पढ़ना है, उन्होंने बताया होगा। ये तो आपकी होगी क्लास ड्यूरेशन। अब हम पढ़ते हैं कि आपकी सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम चाहिए। बीलो अगर 1 घंटे का है तो आपको बीलो के लिए 1 घंटा ही चाहिए होगा। अगर सीएम में 68 मिनट्स का है, चले सीएम में प्रैक्टिस करनी है, सवाल करने हैं, आपको सीएम में चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए 1.5 घंटा। आपने खुद सवाल करने हैं, कैलकुलेट करना है, नंबर्स निकालने हैं, आपने R1 निकालना है, उसके लिए भी चाहिए होगा आपको कितना? 1.5 घंटा चाहिए होगा, खुद प्रैक्टिस करनी है। आपको टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए आपको चाहिए होगा 1 घंटा 15 मिनट। इन सबको जमा करके कितना बनता है? 5 घंटे 15 मिनट। तो आप अपनी क्लासेस और सेल्फ स्टडी इन दोनों को टोटल कर लें, कितना बनेगा? 10 घंटे। कितना बनेगा? 10 घंटे। ये है एक रफ कैलकुलेशन। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं बता रहा मैं, ये मैक्सिमम है। मेरे ख्याल से जिंदगी में आप 1 घंटा लॉ पता कब पढ़ेंगे? जब आप बिल्कुल आखिरी महीने में गए होंगे। आप रोज़ का आधा घंटा ही लॉ को पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। क्लास हुई, आधे घंटे में आपने याद करना है, बंद हो गया। आप ये जो 1.5 घंटा सीएमए की प्रैक्टिस है, पता कब करेंगे? जाके अगस्त के महीने में कर रहे होंगे। मैक्सिमम आपने इनको सवाल करने हैं, वो आधे घंटे में हुए ख़त्म होंगे। टेक्स्ट का मैक्सिमम जो आप खुद सेल्फ स्टडी पे काम करेंगे 40 मिनट का होगा, बट दिस इज द मैक्सिमम। कितने हैं? 10 घंटे जो आपको स्टडी के लिए चाहिए। आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24। इस 24 में से 10 घंटे साइड पे कर दो, बाकी आपके पास आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए कितने दिन है? घंटे हैं? 14 आवर्स है। इस 14 आवर्स में आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपने मूवीज़ देखनी है, आप मूवीज़ देखें, आपने दोस्तों के साथ जाना है, आप दोस्तों के साथ जाएं, आपने रील स्क्रॉल करनी है, रील स्क्रॉल करें। आपके पास लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। आप देखें, आपके पास लाइफ को प्रॉपर यूटिलाइज करने का टाइम निकल आता है। आपने घर के काम करने हैं, बर्तन धोने हैं, टाइम निकल आएगा। आपके पास टाइम है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको आज के दिन एक चीज़ को करना है, प्रायोरिटाइज। वो क्या है? आपकी स्टडी। आपको पता है यार मैंने ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मैंने इनको पढ़ना है, पहले इनको कर लो, टाइम है। ये 14 घंटे में से आप सोते 5-6 घंटे ही हैं।
आप कहते हैं हम सोने जा रहे हैं, 10 बजे सोने के लिए लेटते हैं, रील स्क्रॉल करते 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 कर आकर 2 बज जाते हैं। क्यों भी वहाँ? ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है, कोई कहे नहीं ऐसा, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना। आप मोबाइल, जब तक मोबाइल मुंह पे गिरता नहीं है सोते नहीं है। तो ये है, इसका मतलब आपको हर चीज़ का टाइम मिलेगा। दूसरा भाई, अगर क्लास आपकी हफ्ते में 5 दिन है ना, तो आपने 5 दिन ही पढ़ना है। अगर आपकी क्लास हफ्ते में 6 दिन है तो आपने 6 दिन ही पढ़ना है। संडे इजाद काफर की, उसके ऊपर पढ़ाई हराम मुसलमान के लिए। पेपरों के करीब से जब जाके आप संडे ऑन कर सकते हैं, वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो। संडे को तो पढ़ना ही नहीं है, संडे को तो पढ़ना ही नहीं है। देखिए, अगर एक वुड कटर है, लकड़हारा है, उसके पास कुल्हाड़ी है, अच्छा लकड़हारा है, कुल्हाड़ी पकड़ रहा है, लकड़ियाँ काटता जा रहा है, लेकिन उसको एक ने जगह जाकर स्टॉप लेना पड़ता है। क्यों? कि उसको रुक के अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करना पड़ता है। अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ ना करे तो वो दोबारा उस एफिशिएंसी से वो लकड़ियाँ नहीं काट सकता। ऐसा है कि नहीं? तो भाई आपको भी एक पढ़ाई से ब्रेक चाहिए होता है। आप हफ्ते में 5 दिन क्लासें हैं, 5 दिन पढ़ो बस। जुम्मे को आखिरी क्लास है, जुम्मे को क्लासेस ली, घर गए, काम किया, वीकेंड पे किताब को हाथ ना लगाओ, छोड़ दो, क्योंकि आपने 5 दिन सारा काम किया हुआ है। आपका ये चीज़ जो है वो सुकून में है कि हाँ यार, मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है, कोई होमवर्क पेंडिंग नहीं है, कोई कंसेप्ट मेरा पेंडिंग नहीं है, मैंने सारा काम किया हुआ है। इस रूटीन के साथ आपके पास दिन में भी 14 आवर्स हैं और आपके पास वीक में 48 आवर्स भी आ जाएंगे। तो ज़रा करें, 14 × 5 कितना बनता है? बताऊँ, वो लिखा होता है आखिरी महीने के लिए, कितना बनता है? 70 घंटे। 70 में जमा करो 48, आपके पास 118 घंटे होंगे एक हफ्ते में, जिसमें खाना पीना, सोना, फन, मूवीज़, दोस्त, रिश्तेदार, शादियां, इवेंट्स, आप सब कुछ अटेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने आप को प्लान करना है। बिकॉज आपको ना बहुत लोग मिलने वाले हैं, अभी बचना है आपने। जो आपके सो कॉल्ड सीनियर्स होंगे, बट वो आपके लिए साबित होंगे स्नेक। एस फॉर स्नेक, एस फॉर सीनियर। वो आपको हमेशा वो देंगे मशवरा जो इंतहा का पुठा होगा। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यार ये बैठा हुआ है, ये 4 घंटे पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। आपने इन लोगों से क्या करना है, बचना। मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। आपके अपने गोल्स हैं, आपके माइंड में अपनी फैमिली सिचुएशंस हैं, आपके माइंड में अपने ख्वाब हैं जो आप घर से लेकर कैरी कर गए थे। वो मुझे नहीं पता, मैं आपके वो गोल्स, ख्वाब, डिज़ायर्स, एम्बिशंस को फील नहीं कर सकता, ना मेरे कर सकते। मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, किस टाइम पे करना है, आपको ही पता है। तो हम एक को क्या करनी है, अपनी ही एफर्ट्स करनी है। तो अगर आप इस तरह से लेके चलते हैं, यकीन माने आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और आपके पेपर भी पास हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, सही जवानी खा जाता है, नहीं खाएगा। 1.5 साल में, या अभी चूँकि हमारी क्वेश्चन तो यही है क्योंकि आपको स्कीम का एडवांटेज मिलना है, तो आपका 1 साल में कैफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ तो करो। आप देखें, बस 1 साल की एफर्ट है, उसके बाद ज़िंदगी आसान। वही है ना, मैट्रिक कर लो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वही वाली ज़िंदगी आसान बाकी कैफ के बाद हो जाएगी। आर्टिकल्स में जाएंगे फिर और मुश्किल हो जाएगी, वो अलग मुश्किल आता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ की है। बट दिस इज़ द थिंग जो आपको क्या करनी है, कैरी करनी है। आपको फोकस रहना है, क्लास में आए फोकस होकर बैठे। अगर कोई दोस्त क्लास में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार बोल रहा है, उसको छोड़ दें, सीट चेंज कर लो उससे। अगर आप बड़े फोकस होकर बैठे हुए, एक दोस्त बार बार आपको बुला रहा है, यार ये कर ये कर ये कर, उसे अकेला छोड़ दो दोस्ती, क्योंकि वो ना तो उसका कोई मुस्तकबिल है, ना उसने आपका रहने देना है मुस्तकबिल। तो दोस्तियाँ यारियाँ जो हैं, ये भी थोड़ी आपको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी अगले 1 साल तक के लिए। कर लेंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, आप है। नहीं करेंगे, इसके सबसे बड़े विक्टिम कौन होगा, आप ही होंगे। हमें क्या, अगर मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कॉलेज को क्या है,
बच्चा आया, पेपर पढ़ के गया है, नहीं पास हुआ दोबारा आ जाएगा, पैसा आएगा। फिर नहीं पास हुआ, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर क्या आएगा, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा ना। लेकिन हमें इस हराम रेवेन्यू का कोई शौक नहीं है। हमारी ख्वाहिश होती है कि आप हमें जिस सब्जेक्ट में ज्वाइन करते हैं ना, हमें बाद में उसमें कभी ना मिले, आप आगे मिले ना। आप मुझे यहाँ पे R1 टैक्स में ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे आगे जाके मिले R2 में, मुझे जाके मिले आप एडवांस टैक्स में, CFF में मिले, मज़ा आए। वो भी लिखा नहीं CFF, उसके बाद आता है, वो बहुत कहानी आगे की है, वो 400 साल के बाद ही कहानी लिखी थी, तो अभी सिर्फ यहाँ वाले ख्वाब बेचने। तो मुझे आप ज्वाइन करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे ज्वाइन करें, फिर मज़ा आएगा। एक ही सब्जेक्ट में सबको दोबारा देखने का वो मज़ा हमें नहीं आता। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि आप आएँ, पेपर पास करें, आगे जाएं। और ये पेपर पास लिटरली हो जाते हैं। अब इसमें से मैं आपको जो फ्रेंकली बात बताता हूँ, बड़ी फ्रेंकली, ये जितनी मैंने कहानी लिखी है ना, आइडियल कहानी, ये आइडियल कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल कहानी है। इसको सिर्फ आपको जब टेकअप करने बैठेंगे ना, तो आपको 2 हफ्ते ही मुश्किल पेश आती है, आपको अपनी रूटीन बनाने पे प्रॉब्लम फेस आती है। एक दफ़ा आपकी रूटीन बन जाए ना, आपको जब इसकी आदत हो गई, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप अक्सर सुनते हैं जी हमें मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने की मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन मिलेगी तो हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सुनते हैं, मोटिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोटिवेशन कुछ नहीं है दुनिया में। ज़िंदगी में कामयाब होना है, यू नीड अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि भाई रोज़ का काम रोज़ करना है, बीमार हो, बुखार है, वट एवर जो भी है, काम करना है। दिस इज़ डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या जी, आज दिल कर लिया है तो 10 चैप्टर कर लिए हैं, कल दिल नहीं किया तो किताब ही नहीं खोली। दिस इज़ मोटिवेशन। आप डिसिप्लिन होकर चलें, रोज़ का काम रोज़ करें, आपका कभी भी कोई पेपर फेल नहीं होगा। मैं आपको रिटर्न श्योरिटी दे देता हूँ। मैं आपको टाइम एलोकेट करके बता दी है, इससे ऊपर टाइम लग रहा हो किताब बंद कर दो। और ये जो टाइम लिखा है सेल्फ स्टडी का, ये एक साथ भी नहीं करनी। एक होता है ना कि क्लासें ली हैं, अब जाके बैठ गए हैं, अब पहले एक सब्जेक्ट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे भी नहीं करना। अब ब्रेक्स लें, सुबह एक सब्जेक्ट करके आए, एक दोपहर में कर लिया, एक शाम में कर ले, एक रात में, बीच में ब्रेक्स रखें ताकि आपका माइंड क्या रहे, फ्रेश रहे, बर्डन ना हो। तो फिर आपके लिए क्या होगी, आसानियाँ होंगी। तो भाई आप सबका मुस्तकबिल जो है वो आपके अपने हाथों में है। मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि इस स्कीम का चेंज होने का एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलना है आपको अगर इस स्कीम स्प्रिंग में जाती है। क्यों? आपके अभी 8 पेपर हैं, लेकिन चूंकि अगर आपने अभी ग्रुप ए पूरा क्लियर कर लिया तो आपको पेपर आपने 4 दिए होने, लेकिन आपके पेपर वो 5.5 काउंट होने हैं। तो आपको सिर्फ कितने देने पड़ेंगे, 3.5 पेपर देने पड़ेंगे, आपको क्या हो जाएगा, कैफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आपको नज़र आ रहा है। इस एडवांटेज को लूज़ नहीं करना आपने, किसी की बातों में आके जान मार दो। जैसे इसने जान मारी थी, मतलब ही वॉज द वन जो पेपर से 3 दिन पहले कहता मैं पेपर नहीं दे सकता, ये पेपर ITA का दे ही नहीं रहा था, कहता मुझे आता ही नहीं, ऐसी था, नहीं आता था। यहाँ बैठ के इसने लास्ट डे के ऊपर जो इसको सबसे लास्ट सीट मिली इसने वो ली थी। क्या कहा था, बस पेपर देने पहुंच जाओ, तुम सेंटर में जाओगे तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। मुझे पता था इसका पेपर पास हो जाने, क्योंकि इसने एफर्ट्स की थी, इसको इस पर यकीन नहीं था बट इसने एफर्ट्स की हुई थी। पेपर पास हुआ, उसी अटेम्प्ट में हुआ। तो भाई सिर्फ आपको एफर्ट्स करनी है, यकीन रखना है, सॉर्टेड होकर चलना है और अपने आप पे बिलीव रखें, आपका पेपर जो है वो पास हो जाता है। तो इतनी मोटिवेशन मेरे ख्याल से बहुत है आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ एक ट्रू पिक्चर बताई है कि भाई क्या है और क्या नहीं है। अब थोड़ी सी हम बातें करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। टैक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको इस बैच में कैसे लेके चलूँगा। हम इस बैच में जो आपका शुरू हुआ है, हम इसमें स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। मैं आपको कल इंशाल्लाह बुक्स जो हैं देखता हूँ कितनी बड़ी हुई हैं, कल आप सबको बुक्स तो हैंड ओवर करवाऊँ, क्योंकि बुक्स ख़त्म, इतनी आई थी 1000 सारी बिक गई हुई हैं, पढ़ी कोई नहीं हुई। तो देखता हूँ कोई निकला है ना फटी किताब एक आधी, वो मैं दे दूँगा आप लोगों को, बिकॉज बुक्स प्रिंट होने जाएंगी, वो तो अप्रैल में आनी है, तो आप अप्रैल तक तो वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए कितने बच्चे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं इससे कहता हूँ मैं इसको 20-25 बुक्स जो है ना साइड पे कर दें, कहीं ना कहीं से हम ढूंढ के ले आते हैं। तो कल आपको बुक्स हैंड ओवर टैक्स की हो जाएंगी।
हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, फिर हम जाएंगे सेल्स टैक्स पे, मैं आपको फिर करवाऊंगा इनकम टैक्स दोबारा, क्योंकि लॉन्ग बैच है तो लॉन्ग बैच का आपको हक भी तो अदा करके देना है। हम इस सेशन में इनकम टैक्स जो है वो 2 दफ़ा करेंगे, गॉट इट, ताकि पेपर वो जो लिखा है ना 4 पेपर वो हमने हर हाल में पास करने हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 सब्जेक्ट की है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, R1 और टैक्स। ये 2 तो भाई मैं आपको आज रिटर्न श्योरिटी लिख के देता हूँ कि जो कहूँगा जितना कहूँगा कर लोगे, आपके पेपर पास है। इनको पास करवाना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी, क्योंकि ये 2 पेपर ऐसे हैं जिनका सबसे गंदा रिजल्ट आता है। नॉट ड्यू टू मी, बच्चे नहीं पढ़ते। अब आप देखें R1 का रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 28% आया, टैक्स का रिजल्ट भी तकरीबन 31% के करीब बनता है। ये दोनों सबसे गंदा रिजल्ट है इस लास्ट सेशन के कैफ के 8 सब्जेक्ट में से। सबसे बुरा रिजल्ट था वो R1 पे था, नंबर 2 पे कौन सा था, टैक्स का था। तो इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं जो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ज़रा ये देखें कि स्टैट्स हैं बच्चों के जो पेपर पास कर रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको देखते हैं। जो सबसे आपको नज़र आ रहा है ना एक्सट्रीम राइट के ऊपर, वो ऑटम 23 के रिज़ल्ट है, फिर स्प्रिंग 24 के रिज़ल्ट है, और ये आपके पास क्या है, ऑटम 24 के रिज़ल्ट है। अब देखें जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया था ऑटम 23 में वो कितने थे, 1761 बच्चे थे। स्प्रिंग 24 में जिसने किया वो कितने हुए, 1734। बच्चे बढ़ रहे हैं। और इस दफ़ा कितने बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया है, 1878। भाई बच्चा इसका मतलब ज़्यादा पास हुआ। अब जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं, ऑटम 23 में कितने थे, 117, स्प्रिंग 24 में कितने हुए, 154, और ऑटम में कितने गए हैं, 218। आप देखें ऑलमोस्ट ऑटम 23 से ऑटम 24 में 4 पेपर पास करने वालों की स्ट्रेंथ में तकरीबन 100 बच्चों का इजाफा हुआ है, 101 बच्चों का इजाफा हुआ है। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप समझे कि 4 पेपर तो पास करना बड़ा मुश्किल, इक्का दुक्का बच्चे ही पास करते होंगे, भाई 200 बच्चा पास करके गया। अब ये 218 बच्चे वो है अगर जिन्होंने ग्रुप 1 के 4 पेपर पास किए हैं, इसका मतलब क्वालिफाई करके अटेम्प्ट में। फिर 3 पेपर देखें कितने बच्चों के पास हुए थे ऑटम 23 में, 1277, फिर 1631, अब कितने हैं, 1697। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है रिजल्ट्स में, बच्चे क्या हो रहे हैं, पेपर ज़्यादा पास कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि जब ऑटम 25 का रिज़ल्ट आए और उसमें 4 पेपर्स वाले बच्चों में आप सबका नाम जो है वो क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। बिकॉज हमारे पास 7 महीने हैं, 7 महीने या 4 पेपर्स हैं, जिसमें इतना तो आपका लो है, छोटा सा बिल्कुल लो है, आप लो पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पेपर ही हमने क्या करने हैं, देने हैं, और हमने इसको लेके पास करना है। अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कैसे करेंगे चीज़ों को लेके, आपके पास बुक्स होंगी, इंशाल्लाह मैं कल बुक्स अरेंज करवा दूंगा आपको। जो लेक्चर नोट्स हैं ना, जो स्लाइड्स यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, वो सारी आपकी बुक्स में से ही होंगी, आपको एडिशनल कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी। बुक्स में सारी समरीज़ हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, फॉर्मेट, समरी शीट, समरी, सब कुछ आपको बुक में मिलेगा। आपने बस क्या करना है, आपने जो लेक्चर होगा उसको बस अटेंटिवली सुनना है, और आपने अपने खुद के क्लास नोट्स बनाने। क्योंकि जब पीआरसी में होते हैं तो पीआरसी में ना आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती। क्यों? बिकॉज हमारे पेपर वहाँ पे होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। यहाँ पे हमारे पेपर कौन से हैं? रिटन है। हमने यहाँ पर लिखना है, हमने यहाँ पर सीखना है, राइट करना है। तो जितना आप नोट करेंगे, जितना आप अपनी बुक्स पे हाईलाइट चीज़ों को करेंगे, जितना आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, उतना ही क्या होगा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही क्या होगा आपके लिए वैलिड होगा। सिलेबस की बात करें, बिकॉज अभी तो आपको शायद इतना सिलेबस की समझ भी नहीं आएगी। हमारा सिलेबस जो टेक्स्ट का है ना, वो हमने 3 ग्रिड में डिवाइड किया हुआ है, 3 ब्लॉक्स हैं जिसमें टेक्स्ट का पेपर आता है। जो ग्रिड ए है हमारा, उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये वो चैप्टर है जो आप IIT में पढ़ के आ चुके होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके होंगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स पढ़ के आए, किसे कहते हैं?
आप वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ के आए, कैसे कहते हैं, वहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ टैक्स पढ़ के आए हुए हैं, आपने वहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े हुए हैं। ये चैप्टर 1 है आपका, एग्जैक्ट वही चैप्टर है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं मेरे ख्याल से, वो यहाँ पे है। इसकी वेटेज जो है आई कैप ने रखी है 5 से 10 नंबर की, लेकिन इसमें से जो एवरेज क्वेश्चन आता है वो हमेशा आपको 8 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का आपको इसमें से एवरेज क्वेश्चन आता ही आता है। आपका पेपर का जो आखिरी सवाल होगा वो इसमें से होगा और 8 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद है इनकम टैक्स। ये हमारा तकरीबन 60 से 75 मार्क्स का है और तकरीबन ये हमारे पेपर में कोई 60 से 65 मार्क्स तक का टेस्ट होता ही होता है। सबसे बड़ा एरिया है। इसमें हम देखते हैं इनकम किसे कहते हैं, इनकम पर टैक्स कैसे लगाता है, सैलरी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल गेन क्या है, अदर सोर्स क्या है, वो सारा देखते हैं। और थर्ड पे आता है हमारे पास सेल्स टैक्स, जो किसकी वेटेज है 20 से 30 नंबर। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें से आपको ऑन एवरेज पेपर कितने मार्क्स का आता है, 28 मार्क्स का आता ही आता है। ये आई कैप की ग्रिड है और आई कैप इससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं करता। तो हमने करना क्या है, हमने स्टार्ट करना है इस एरिया से कल से, उसके बाद हम इनकम टैक्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हम शुरू करेंगे तकरीबन जाके मई के एंड के ऊपर, ठीक है। मई एंड के ऊपर हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर देंगे, गालिबन कोई 25 मई के करीब स्टार्ट करेंगे। सेल्स टैक्स ख़त्म करवाने के बाद ये अर्थक्वेक था आपका फील नहीं हुआ? वो देखो ना अच्छी खासी हिल गई है चाय है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमने कोई 20 मई तक ना 20 मई तक हमने ये 2 ग्रेड्स जो है वो क्या करने हैं, कंप्लीट करने, विच इज़ अराउंड 70% ऑफ योर सिलेबस। फिर हम मई के एंड पे शुरू करेंगे सेल्स टैक्स, जो जून के स्टार्ट में बड़ी ईद तक ख़त्म हो जाएगा। फिर बड़ी ईद के बाद मैंने आपको ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो क्या करवाने हैं, दोबारा करवाने हैं। क्यों? मुझे वो पेपर पास चाहिए आप लोगों का हर हालत में। जब हमें पता है कि हमने एक दफ़ा पढ़ा, आपको चीज़ें काफ़ी याद हुई होंगी, काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज हुई होंगी, भूल गए होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे। आपने जब हम उसको दोबारा करेंगे दूसरी दफ़ा, तो जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे आपके सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, उसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस लॉन्ग बैच का एडवांटेज क्या सबसे बड़ा, कि मैं आपको 2 बार चीज़ें करवाऊँगा। और मतलब सेल्स टैक्स सिर्फ हम एक दफ़ा करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स और जो ग्रेड ए है वो हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा कर रहे होंगे। अभी आपके क्लास के टाइम में थोड़ी सी इस टाइम रखी हुई है हमने, क्योंकि आगे रमज़ान भी आना है, तो रमज़ान का फैक्टर देखते हुए हमने क्लास का टाइम ये रखा हुआ है। लेकिन रमज़ान के बाद आपका टाइम मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। रमज़ान के बाद आपका टाइम चेंज हो जाएगा और वो हम इस तरह चेंज करेंगे कि आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्लैश नहीं होगा। जो आप सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, लॉ का CA में स्टार्ट करेंगे ना, आपका किसी भी सब्जेक्ट का उनका क्लैश नहीं आएगा। बिकॉज़ अभी चूँकि रमज़ान है और रोज़ों में आपको पता है कि 12-1 बजे तक तो बैंड बज जानी है, तो इसलिए हमने कोशिश करके 2-2:30 बजे तक आपको ना फ्री कर देना है क्लासेस से। लेकिन रोज़ों के बाद चूँकि आप खा पी भी सकते हैं, एनर्जी भी बहाल आपकी हो गई होगी, तो हम थोड़ी सी क्लासेस को ना नीचे ले जाएंगे, थोड़ा टाइम चेंज कर देंगे। तो लाइक 3 अप्रैल से हमारा टाइम चेंज होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बट इन फरवरी, इन मार्च हमारी क्लासेस जो है इस टाइम पर रहेंगी। जो हम टाइम चेंज करेंगे अप्रैल में, वो फिर थ्रू आउट द सेशन वही रहेगा, वो टाइम हम चेंज नहीं करेंगे। ये इसलिए रखा है बिकॉज रमज़ान की एडजस्टमेंट थी। रोज़ों में ये एक इशू आता ही आता था, नमाज़ पढ़नी होती है, सब ने मुसलमान होना होता है 1 महीने के लिए लाजमी है, हाँ ना, तो वो सब ने पढ़नी होती है ना, तो वो सब ने पढ़नी होती है। तो फिर इसलिए दूसरा, फिर रमज़ान में चंद एक फैक्टर्स और भी होते हैं कि
असर से पहले कॉलेज वाइंड अप करना है, ये भी होता है, कॉलेज की क्लासेस नहीं करनी असर के बाद। तो दैट्स वाई हमने टाइम अभी रखा हुआ है 3 बजे तक आपका क्लासेस ख़त्म हो जाए। रमज़ान के बाद आपका फिर तकरीबन हम टाइम थोड़ा सा शफल करेंगे, एक आधी क्लास ऊपर ले जाएंगे। जैसे ये एक टैक्सी क्लास है, ये 1 घंटा ऊपर हो जाएगी, अभी हो रही है ये 12:30 बजे, ये गालिबन 11:15 पे हो जाएगी क्लास, और R1 जो है वो 1 घंटा नीचे हो जाएगी। इस तरह की हमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके करेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद टाइम आपका चेंज होगा, अभी हम इसको इसी टाइम पे लेके चल रहे हैं। तो लेकिन इस लॉन्ग रन का फ़ायदा क्या है आपको, आप टेक्स्ट जो है वो 2 दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ के पेपर पास ना हुआ ना, और हो जाएगा। ये इस पेपर की तो मैं श्योरिटी लेता हूँ, जैसे ITA की ली थी भाई, ये पेपर पास हो जाएगा। अभी पेपर का स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका रिटन पेपर है, ये आपने पेपर लिखना है। MCQs वाले ज़माने के इस पेपर में कोई MCQs नहीं आता। R1 में MCQs आते हैं 15 नंबर के, B-Law में MCQs आते हैं, इसमें कोई MCQs नहीं आता, ये MCQs लेस पेपर है। ये पेपर का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा है कि इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कैलकुलेशन भी आएंगी, और ये आपका थ्योरेटिकल भी आएगा। आपको थ्योरेटिकल भी याद करना है और आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आपको 3 न्यूमेरिकल्स पेपर में लाजमी आते हैं। एक न्यूमेरिकल होता है आपका सेल्स टैक्स का, जिसकी वेटेज जो है एवरेज लिख रहा हूँ वो होती है 16 मार्क्स की। एक आपका न्यूमेरिकल आता है बिजनेस का, जिसकी वेटेज जो होती है वो है 18 मार्क्स की। एक आपका न्यूमेरिकल आता है वो होता है इनकम टैक्स का, जिसकी वेटेज जो है वो होती है 15 मार्क्स की। कितने बनता है टोटल, ये बनता है आपके पास 49, क्या बनता है 49 मार्क्स के 3 बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, ये बड़े न्यूमेरिकल हैं। इसमें फिर आपको कोई 15 मार्क्स के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो गालिबन यू कैन से डैट आपका कोई 65 मार्क्स का पेपर जो है ना, वो होता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। वो क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड, क्या होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। और 35 मार्क्स की आपको क्या आती है, सेल्स टैक्स की थ्योरी आती है। क्या आती है, सेल्स टैक्स की थ्योरी आती है। तो भाई 65 और 35, और हमें दोनों ही करनी है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, न्यूमेरिकल्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में मार्क्स सिक्योर करने के इतने चोर रास्ते सिखा दूंगा, इतने शॉर्टकट सिखा दूंगा कि अगर एक न्यूमेरिकल, जिसने फाइनल अकाउंट बताया था आपको, एक न्यूमेरिकल अगर 20 नंबर का है ना, उसमें से 15 मार्क्स आप आराम से ले लोगे। न्यूमेरिकल्स में आपके मार्क्स में लूज़ नहीं होने दूंगा। और थ्योरी में भी आपको जो कि बुक मिल जाएगी, उसमें इतनी एडजस्टमेंट्स वगैरह होंगी कि आपको उसमें भी कोई किसी किस्म का इशू वगैरह फेस नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इस पेपर की तो मैं आपसे रिटर्न श्योरिटी ले सकता हूँ कि भाई जो कहूँगा करते जाओगे, आपको एक मज़ा भी आएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पेपर है। आपको लगेगा पता कि डेली लाइफ में हम क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका एंजॉय करेंगे पेपर को। इट इज़ नॉट लाइक बोरिंग, आपकी डेली लाइफ से ये चीज़ें रिलेट कर रही होंगी। आप आ जाते हैं, बिल पे करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो ये सारी हम क्या करेंगे, हम इसी से रिलेट कर रहे होंगे। डन। तो ये हमारा पेपर स्ट्रक्चर है। इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज़ की अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो ये कैफ 1 और कैफ 2 दोनों का ये पास्ट पेपर का कुछ एनालिसिस है। हम देखते हैं स्प्रिंग 22 में इसका रिजल्ट 23% था, फिर 25 हुआ, फिर 22 हुआ R1 का, सॉरी R1 का है, टैक्स का 31 था, फिर 38 हुआ, फिर 35, 29, 43, 35, अब कितना आया है 33% रिजल्ट आया है। मतलब 100 में से 33 बच्चे पास हो रहे हैं और 67 बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं। इसके वेरियस रीज़न्स हैं, जो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें रीज़न्स को, तो हम उसको सम अप करते हैं। वो रीज़न्स कुछ ये हैं जो बायदा हम एग्ज़ामिनर के साथ डिस्कस आउट करते हैं कि बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, आपको सवालों की समझ नहीं आती। एप्लीकेशन बेस्ड इश्यूज़ होते हैं कि एग्ज़ामिनर ने क्या कहा, हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम है। आप पेपर की रिक्वायरमेंट जो है वो समझ नहीं पाते, आपको पेपर प्रेजेंट नहीं करना आता। प्रेजेंटेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम।
क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम आई कैप में जाके रिटर्न पेपर कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। इसके सारा मसले का हल करना मेरा है। आपके टेस्ट होंगे, आपके साथ बुक्स होंगी, क्वेश्चन की डिस्कशन, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, ये आपका मसला हल हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम है कि आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। भाई हम करेंगे नहीं, साफ सीधी बात है। हमारे पास 7 महीने हैं जिसमें हमने 2 दफ़ा टेस्ट करना है, तो उसमें सिलेक्टिव स्टडी का कोई चांस तो बचता ही नहीं है। फिर टाइम मैनेजमेंट ये है, इसके ऊपर आप लोगों को खुद काम करना है कि एक पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे में पेपर होना चाहिए, एक सवाल 20 मिनट में होना चाहिए। एक सवाल 20 मिनट का है तो उसको 20 मिनट में करना है आपने। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप टाइम एलोकेट नहीं कर पाते, आपका टाइम जो है वो मिसमैनेज हो जाता है। फिर जस्ट हम पास्ट पेपर पर रिलाई करते हैं, वो भी नहीं करेंगे, हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। आपको टॉपिक वगैरह भूल जाते हैं, कंसेप्ट वगैरह भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। किताब, अभी मैं इसको कहता हूँ, किताब में समरीज वगैरह गिवन है, हर चीज़ के एक्रोनम्स गिवन है थ्योरेटिकली याद करने के लिए। प्रिपरेशन आई कैप के सिलेबस के मुताबिक नहीं होती। मैंने अभी बता दिया सिलेबस हमारा क्या है, किस एरिया से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, हम उसके मुताबिक ही पेपर जो है क्या करेंगे, प्लान कर रहे होंगे। हम पेपर को प्रॉपर प्लान करके लेके जाएंगे तो हमारा पेपर फेल इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर्स हैं, अगर हम इनको ओवरकम कर लें हमारा पेपर जो है वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। डन। तो आज चूँकि हमारा एक जनरल ओरिएंटेशन सेशन ही था, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। कल हम अपना इनकम टैक्स करियर स्टार्ट करेंगे, और चूँकि आप लोगों ने भी फ्रेश पीआरसी की है, आप लोगों को ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का पता होगा, ठीक है। कल आपने ना इनको ज़रा रिवाइज करके आना है। कल हम सारा इनको डिस्कस करेंगे प्रॉपर, और कल मैं आपसे लिखवाऊंगा। आपने जब पीआरसी पढ़ा था आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी, अब मैंने आपसे सेंटेंसेस लिखवाने हैं, पैराग्राफ लिखवाने हैं। आप मुझे यहाँ पे लिख के देंगे, मैं यहाँ पे चेक करूँगा आपका कि भाई ये सेंटेंस ठीक लिख रहे हो, नहीं लिख रहे। राइटिंग को अपनी बेहतर करो, टेंस को बेहतर लिखो, सवाल शुरू ऐसे करना है, सवाल एंड यहाँ पे करना है, वो हम सारा यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ रखते हैं आज के ओरिएंटेशन को टैक्स की। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, और आप लोगों ने एक दफ़ा वो अपना पीआरसी वाला एक दफ़ा रिवाइज सारा करके आना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।